recording the video only for Aniket. अब एक बार से देख लेते हैं कि चैप्टर है किस टॉपिक पे। देखो ये चैप्टर तुम्हारे थीम 3 का है। ऑलरेडी थीम 2 में सिर्फ एक चैप्टर बचा है जो हमें कंप्लीट करना है। थीम 3 चैप्टर 4, बट एक्चुअली ये चैप्टर 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। मैं एक बार ये चैप्टर दिखाती हूँ तुमको। So you can see in your screen the chapter name is Mahatma Gandhi and the National Movement, Civil Disobedience and Beyond, which is chapter number 12 and chapter number 13 together. Okay. अब इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे कटआउट्स है आपके, तो मैं बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगी। इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो? मेरी वॉइस क्लियर है ना प्राची? यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली ना? हाँ। ओके। सो बेसिकली इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो? इस चैप्टर में आप पढ़ोगे डिफरेंट थिंग्स जो महात्मा गांधी 1915 में आने के बाद किए थे। देखो अगर मैं शॉर्ट में तुमको बोलूं, एकदम शॉर्ट में अगर मैं अभी आवाज फंस रही है। फंस रही है, तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है ये मीटिंग, सो डोंट हाँ, वरी। रिकॉर्ड हो रहा है ये मीटिंग, सो डोंट एक मिनट मैं ईयरफोन हटा के चेक करती हूँ, शायद मे बी। रिकॉर्ड हो रहा है ये मीटिंग, सो डोंट वरी। अगर कोई इधर उधर कुछ मिस भी हो जा रहा है तो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। ओके। तो देखो हुआ क्या था 1857 में। 1857 में हुआ था हमारा वॉर। ओके। इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए जो आपने पढ़े अपने हिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में। उसके बाद इन द ईयर 1915 महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो वहां गए थे अपने एडवोकेट डिग्री को लेने के लिए। ही वांटेड टू बी अ लीगल एडवोकेट, अ लॉयर, ठीक है, जिसको बैरिस्टर बोलते हैं उनके लैंग्वेज में या फिर कुछ लैंग्वेजेस में। तो बेसिकली वो बैरिस्टर का डिग्री लेकर के वापस आए थे इन द ईयर 1915। व्हेन डिड ही कम बैक इन इंडिया? 1915 से वो आने के बाद क्या करना शुरू किए, क्या क्या उन्होंने किया, कौन से मोमेंट्स में वो शामिल थे, किन चीजों में उन्होंने आगे उठ करके काम किया, ये सारी चीजें तो मैं इस चैप्टर में पढ़ूंगी। इट वुड बी वेरी बोरिंग इफ आई टीच यू लाइन बाय लाइन थिंग्स, क्योंकि वो बेसिक इंग्लिश है, वो आप पढ़ सकती हो। आई टेल यू द मेन पॉइंट्स, मेन चीजें जहां दौड़ा मारने का जरूरत है, जहां आपको समझाने का जरूरत है। अगर शॉर्ट में मैं इस पैराग्राफ के बारे में बताऊं तो बेसिकली है मोहनदास करमचंद्र गांधी कौन थे, उनकी वाइफ कौन थी, उनके फादर कौन थे, उनकी मदर कौन थी, वो कौन से गांव से थे। बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। एक बार पूरी चीज को रीड करोगे सब कुछ समझ आएगा। मेरा पॉइंट होता है 1915 से कहानी बताने का, जो मैं करूंगी। तो 1915 में हुआ क्या था हम देखेंगे। 1915 में व्हेन ही केम बैक, उनको ऑलरेडी वो बहुत बड़ी चीज लेके आए थे, और वो ये था कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का बहुत ही ज्यादा गंदा रेशियो था। अगर तुमको पता होगा कि अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जो कि इंडिया को जैसे बदनाम किया गया था, इंडिया को जैसे कॉलोनियल पावर बना के रखा हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से साउथ अफ्रीका को भी बना के रखा था। साउथ अफ्रीका में मोस्टली काले लोग रहते हैं, नॉट बीइंग वेरी रेशियल, बट जनरल कलर ऑफ द पीपल देयर इज ब्लैक। अब तुम एक्सपेक्ट करो अ रीजन वेयर मेजोरिटी इज ऑफ ब्लैक कलर, वहां पे ब्रिटिशर्स आते हैं, अपना रूल बनाते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करते हो, और ब्लैक्स को इंफीरियर तरीके से ट्रीट करते हैं और व्हाइट्स को बड़े तरीके से ट्रीट करते हैं। डोंट यू थिंक वहां के लोगों के संग ये पार्शलिटी हो रहा है? बिकॉज वहां ज्यादा से ज्यादा लोग तो ब्लैक ही हैं। वो नौकर बन के व्हाइट्स का सेवा करेंगे, उनकी कंट्री, उनका जगह, उनको ही ढंग का कुछ नहीं मिल रहा है। साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा था, और जो इंडिया से या फिर बाकी अलग अलग कंट्रीज से अफ्रीका में जो लोग गए थे जो कि ब्राउन स्किन के थे मोस्टली जो होते हैं, उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट हो रहा था, जिसमें से एक गांधी जी भी थे। उन्होंने टिकट कटाई थी अपनी अच्छे ट्रेन में। he was sitting there, he was a barrister, he got a degree, and he was thrown out of the train just because of his color. He was not allowed, he was not permitted to sit on the same desk, on the same table, on the same seat where the whites sit. And this treatment, this ill treatment made him feel brutal. He fought for himself, he fought for his country, he fought for the people of South Africa and got independence. There he
got many and he set up various benchmarks. उन्हें बहुत सारे benchmarks set up किए, उन्होंने बहुत सारी different चीजें की जो कि उनको strong बनाई और बाकी के लोगों को भी क्या दिया, excuse me, बाकी के लोगों को भी एक इंस्पिरेशन दी कि वी शुड फाइट फॉर आवर राइट्स. एंड वहां काफी कुछ जीतने के बाद, वहां काफी सम्मान जीतने के बाद, काफी सारी चीजें लोगों को हक जताने के बाद, दिलाने के बाद, वहां जेल जाने के बाद, वहां के लोगों को सबक सिखाने के बाद, और वो भी मारपीट से नहीं, नॉन वायलेंस के थ्रू, ही केम टू इंडिया इन द ईयर 1950. व्हेन ही केम टू इंडिया, उनके दिमाग में इंडिया का एक पिक्चर सेटअप था, दैट वाज अ पिक्चर ऑफ रूरल वर्ल्ड. फर्स्ट ही केम, पहले कुछ टाइम तो कुछ महीनों तक ही वेंट टू दी होल इंडिया, वो पूरे इंडिया जा जाके घूमते थे, देखते थे. उन्होंने अपना कुर्ता पजामा त्याग के एक सादा सिंपल अवतार ले लिया था विद धोती. He wanted handmade products, वो अपना कपड़ा खुद बनाते थे. He went in different zones to understand what the problem is. क्योंकि किसी भी solution को लेकर के आना is a factor. सबसे पहला factor है दिक्कत को समझना. आपको दिक्कत ही नहीं पता, आप solution नहीं बता पाओगे. एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, ये तो सिम्टम आप बोल सकते हो, बट कारण क्या है? किसी को बुखार है, वो तो सिम्टम है, बट उस बुखार का कारण क्या है? टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, कोविड हुआ है, क्या हुआ है? राइट. उसी तरीके से कंट्री बर्बाद हो रहा है, ये तो एक सिम्टम है, बट क्यों बर्बाद हो रहा है? राइट. उस चीज को पता लगाने के लिए उन्होंने पूरा सर्वे किया, अलग अलग जगह गए और अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें पता की. उनको रीजन पता तो चल गया था कि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इंडियंस को खोखला कर रहे हैं, पर उनको मार धार भी नहीं चाहिए था. He wanted something to get rid of it in a permanent extent. उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए, सत्याग्रह के, बहुत सारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किए. कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी थी, बिल्कुल भी नहीं खड़ी थी, पर उन्होंने अपनी बात रखी और फाइनली कांग्रेस को भी उनसे हाथ मिलाना पड़ा, कांग्रेस को भी उनकी बात माननी पड़ी. उनको पॉलिटिकल एजेंडा में काफी ऊपर सम्मान मिलता है, जबकि वो कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे ही नहीं. He never played a card. He always stood there for the citizens of the country. He was called as Bapu with due respect. And after all these things, जब independence भी हो गया, सब कुछ हो गया, बंटवारा हो गया, everything, उनको गोली मार दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तानीज को लगता था कि ही वाज द रीजन कि पार्टीशन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, जबकि वो नहीं, जिन्ना रीजन थे. उन्होंने मना किया था पार्टीशन के लिए, बट बिकॉज ऑफ द माउंटबैटन प्लान, बिकॉज ऑफ जिन्हा, पार्टीशन. ओके, सो इतना जो कहानी मैंने समझाया, क्या तुमको समझ आया? हाँ, कैसा लगा? सही है. सही है, सही है. ओके, हिस्ट्री में आज आप बोर नहीं हो रही हैं, राइट? नहीं. आज मजा आ रहा है, आज प्राची को मजा आ रहा है. नाइस प्राची. अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है. आई विल गिव दैट ऑफर टू यू आफ्टर द क्लास. आई विल कॉल यू. मेरा एक अच्छा सुनो, 8:30 बजे फ्री हो क्या? हाँ, फ्री ही हूँ वेबिनार अभी. अटेंड करना, वेबिनार अटेंड करना मेरा, ठीक है? देयर वुड बी वो 20. रिकॉर्ड नहीं होगा? हाँ, वो रिकॉर्ड नहीं होगा अभी? वो वेबिनार रिकॉर्ड होगा, बट अटेंड करना. आई वांट यू टू बी देयर लाइव, ठीक है? ओके. ओके, चलो आ जाओ. द मेकिंग, अच्छा, 1915 में गए, पूरा पूरा इंडिया घूमा. यहाँ पे देखो एक बात लिखी हुई है, इसको रीड करो. या गांधी जी वॉज प्रेजेंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू पुट हिज पर्सपेक्ट इनटू प्रैक्टिस. वो जो सोचते थे उसको सामने लाने का उनको अपॉर्चुनिटी मिला. क्या किया उन्होंने? नेशनल एट द एनुअल कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ दिसंबर 1916, उनको एक चंपारण का पीजेंट, ओके, अप्रोच्ड बाय अ पीजेंट फ्रॉम चंपारण इन बिहार, who told him about the harsh treatment of the peasants by British indigo planters. मैंने तुमको बताया ना, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे 1950 के बाद. 16 में, 20 में, 21 में, 19 में बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे. चंपारण में, गुजरात में, चंपारण में उन्होंने पीजेंट्स के लिए मूवमेंट सेटअप किया था, क्योंकि इंडिगो, आपको पता ही है इंडिगो का क्या सीन था हमारे कंट्री में. एक्चुअली हमारे कंट्री में इंडिगो का कोई काम नहीं.
जीरो प्रोडक्शन में भी हंसते खेलते सब कुछ चल जाएगा, बट क्योंकि इंडिगो डाई के लिए यूज होता है, कलरिंग के लिए यूज होता है, ब्रिटिशर्स अपने फैब्रिक्स को कलर करते थे इंडिगो से, तो उनको बड़े मात्रा में चाहिए था, जो कि हमारे लैंड पे बहुत ही अच्छा उगता, उनको वो महंगा पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, उन्होंने रूल्स निकाला या उन्होंने ब्लैक बिल्स पास हुआ था, जहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी उग रहा है, डजेंट मैटर, अगर कोई ब्रिटिशर चाहे तो उस जगह को इंडिगो के लिए यूज कर सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं पीजेंट्स को परेशान कर रही थी, उनकी मेहनत, उन्होंने मेहनत करके आलू गोभी जो भी उगाए, वट एवर दे आर कल्टिवेटिंग, उसको हटा करके इंडिगो उगाना, जिसके लिए उनको शायद पैसे भी ना मिले, सेल होगा तब तो कुछ मिलेगा, वो मेहनत कर देंगे, टिल कर देंगे, बट उनको सेल ही तो नहीं है, कंट्री का कोई तो उसको खरीदेगा ही नहीं, सिर्फ ब्रिटिशर्स खरीदेंगे। ब्रिटिशर्स कितने पैसे देंगे आपको लगता है? इट इज वेरी हार्श बिहेवियर। इसकी वजह से गांधी जी के पास गया था और उन्होंने एक मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज किया था इन द ईयर 1960 बिहार चंपारण गांव में। अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे कैसे हुआ था, देखो ये पूरे ऊपर पैराग्राफ में आपको चीजें दिख जाएंगी, और मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसमें तो डिटेल्स आपको मिल ही जाएगा। बेसिक फैक्टर मैं आपको बता ही रही हूँ, और क्या चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स मिल गया, पूरा आपको कंसेप्ट पता चल जा रहा है, नोट्स में आपको एक एक डिटेलिंग मिल जाएगा, बस पढ़ो, टेस्ट दो, आगे एकदम फाड़ दो पूरा बोर्ड से एकदम अपना। द मेकिंग एंड और क्रैश कोर्सेज तो लॉन्च हो ही रहे हैं, सो या द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्रैश कोर्सेज जो लॉन्च हो रहे हैं उसको सस्ते में पाने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, फ्री में ले जाइए क्रैश कोर्सेज, फ्री में, मैं तो बोलूंगी अच्छा परसेंटेज लाओ और फ्री में ले जाओ क्रैश कोर्स, बस एग्जाम दो उस तरीके का। उसके ऊपर उसका डिटेल वीडियो आज ही बन जाएगा, कल तक वीडियो भी लॉन्च हो जाएगा। मैं चाहती हूँ प्रमोशंस के लिए यू स्टे विद मी, यू विल गेट अ गुड अमाउंट। द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है? नॉन कोऑपरेशन मतलब आपको जो करना है आप करिए, हम मारपीट तो नहीं करेंगे पर हम कोऑपरेट भी नहीं करेंगे, सीधा बात, राम राम, हम आपके किसी भी बात पे कोऑपरेट नहीं करेंगे। I will not be a part of any of your movement. You are making tax laws, I will not pay tax. You are making any sort of law, I will not excuse me, I will not take participation into it. मैं उस नियम को ही नहीं मानूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, पर आप जो बोलेंगे मैं तो वो बिल्कुल नहीं करूंगी। That was the thing. In Mahatma Gandhi was to spend much of 1917 in चंपारण, ऑलमोस्ट वो पूरा साल उन्होंने वहां पे, चंपारण बिहार में एक गांव है वहां पे उन्होंने बिताया, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था उन पीजेंट्स का मदद करना। उसके बाद का साल 1918 वो दो कैंपेन्स किए थे गुजरात, जैसे कि अभी मैंने नाम लिया गुजरात में, पहला उन्होंने लेबर डिस्प्यूट जो अहमदाबाद में हुआ था, जो कि अच्छा वर्किंग कंडीशन डिमांड कर रहे थे, कुछ बड़ा नहीं मांग रहे थे वो लोग, बेसिक अच्छा वर्किंग कंडीशन मांग रहे थे, जिसके लिए उन्होंने लड़ा, मिल वर्कर्स के लिए। और खेदा में उन्होंने टैक्सेस जो हो रहे थे ना, टैक्सेस उसको रिमिट करने की बात की, दो चीजें उन्होंने की 18 में। नोट्स बना रहे हो, बनाते रहो नोट्स प्लीज। पहले तो 1916 में उनको अपॉर्चुनिटी मिला कि वो कुछ कर, 1915 में वो आए, ही केम टू इंडिया, ओके। 1916 में उनको अपॉर्चुनिटी मिला कि कांग्रेस के साथ वो काम करे, जहां पे उनको चंपारण के बारे में पता चला, एक पीजेंट उनके पास आया जब वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। 1917 वो पूरा का पूरा चंपारण में बिताए, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में, जहां उन्होंने पीजेंट्स के साथ काम किया या उनकी बातों को समझा जो कि इंडिगो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। 1918 में वो दो प्रोजेक्ट्स किए, एक गुजरात में एक अहमदाबाद में, मतलब गुजरात में ही समझो, एक था अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के साथ और एक था खेड़ा में। ये वाला मिल वर्कर्स का था बेटर वर्किंग कंडीशन, और एक खेड़ा में फॉर टैक्स रेमिशन। टैक्स रेमिशन में बताती हूँ क्या होता है। टैक्स रेमिशन एक्चुअली क्या होता है ना, कि समझो अगर
आप ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा सा कंट्री में प्रॉब्लम चल रहा था रिगार्डिंग फूड एंड एवरीथिंग। अगर आपका ढंग से चीजें उगेंगे ही नहीं, बिकेगा ही नहीं, जो लेबरर्स है या फिर जो फार्मर्स है उनको पैसे मिलेंगे नहीं, तो वो आपको टैक्स कैसे देंगे? इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव टैक्स, राइट? वही बात गांधी जी ने प्यार से रखी थी सबके सामने, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अच्छा से हार्वेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। ये पूरा टाइमलाइन समझ आ रहा है? हाँ। लिख लिया पेंसिल से, पेन से, कॉपी में? ठीक है। ये जो इनिशिएटिव था ये चंपारण से शुरू हुआ, फिर अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है। ये गांधी जी को एक अच्छा नेशनलिस्ट बना दिया, पैट्रियोटिस्ट बना दिया और गरीबों का मसीहा बना करके लेके आया। सेम टाइम पे वहां पे बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रगल्स लोकैलिटीज और जो और आसपास के लोकल्स में हो रहा था वो तो था ही था। 1919 में, ठीक है, जो कॉलोनियल रूलर्स थे इनका नजर पड़ा अब गांधी जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि गांधी जी अलग अलग इश्यूज को लेकर के आ रहे थे सबके सामने और सबको जस्टिस दिला रहे थे, वो मसीहा बन रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के आंख में अब वो लगने लगे। ग्रेट वॉर जो चल रहा था, ग्रेट वॉर यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है? एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच वाज इन द ईयर ऑफ 1914 टू 1918। ओके, ब्रिटिशर्स इस टाइम पे चुपचाप थे। ओके, क्या क्या हो रहा था वहां पे देखो, यहाँ पे मैं जूम करती हूँ। Yeah. Okay, the Britishers has instituted censorship of the press and permitted detention without trial. उन्होंने बोला कि प्रेस रिलीज नहीं होगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो आए, बैठे, देखे कि कंट्री में क्या हो रहा है। इसीलिए कोई भी कुछ भी छाप के अगर चला जाएगा तो दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसीलिए छपने तक का इंतजार ही नहीं किया। छापो, हमारे पास लाओ, हम देखेंगे, हमें सही लगेगा हम उसको अप्रूव करेंगे, हमें सही नहीं लगेगा हम उसको सेंसर कर देंगे, खत्म कर देंगे। सेंसरशिप की वजह से क्या हुआ देखो, कहाँ गया, हाँ, कि अगर कोई भी कुछ भी बिना मतलब के छापता है उसको बिना किसी ट्रायल के सीधा डिटेन कर लिया जाएगा, उस पर कोई कार्यवाही ही नहीं होगी, हम देखेंगे ही नहीं कि वो मासूम है या फिर गुनहगार, उसको सीधा सीधा सजा मिलेगा। डोंट यू थिंक इट्स बैड? उसके बाद आया रोवर्ट प्लान, जो सबका, ठीक है, सबका दिमाग हिला दिया। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जिसका नाम है रो लैंड एक्ट, रोवर्ल्ड एक्ट। अब देखो इसमें था क्या, रोलैंड एक्ट। In towns across north and west India, life came to a standstill as shops shut down and school closed in response to the Bandh call. The protests were particularly intense in Punjab, where many men had served on the British side in the war, expecting to be rewarded for their service. Instead, they were given the Rowlatt Act. Gandhiji was detained while proceeding to the Punjab, even as prominent local congressmen were arrested. The situation in the province grew progressively more tense, reaching the bloody climax in Amritsar in April 1990. Where Brigadier, I hope आपको जलियांवाला बाग याद होगा, है ना? हाँ याद है। तो देखो अभी 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 तक क्या हो रहा था, एक सेकंड, जस्ट
ओके सॉरी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, रोल अटैक उसमें था क्या बेसिकली, देखो अभी तो मैंने जो बता ही दिया कि आपको ट्रायल ही नहीं होगा, आपको कोई कार्रवाई नहीं होगा, आपको सीधा डिटेन कर दिया जाएगा। दैट वाज अ रोल अटैक जिसको बहुत बुरा रिस्पॉन्स मिला हमारे कंट्री के लोगों से। उसके बाद हुआ ये कि गांधी जी क्योंकि हर जगह पे पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते थे, सब लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, पीसफुली अपनी बात बोलते थे, ना कोई मारधार ना कोई दंगा फसाद। अमृतसर में हुआ ये, और ब्रिटिशर्स इसकी वजह से बहुत गुस्से में थे। अमृतसर में एक्चुअली उस टाइम लगा था बसंत मेला, ठीक है, वहां पे भीड़ ऑलरेडी लगती है। ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आया करना है क्या नहीं करना है, और ब्रिगेडियर को गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से एक ही एंट्रेंस जलियांवाला बाग में, वहां जाके वो खड़े होके ओपन फायरिंग कर दिए लाखों हजारों लोगों के सामने। कोई एग्जिट नहीं था, लोग भाग नहीं पाए, सब वहीं के वहीं मर गए, ठीक है। जिसके वजह से इंडियंस आग बबूला हो गए थे, इनफैक्ट गांधी जी भी। वो इतना गुस्सा हो गए थे इनफैक्ट सारे लोग, कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो सक्सेस होते होते रह गया। अब सोचो उसके बाद लोगों ने क्या किया होगा। उसके बाद लोगों ने जा करके चौरी चौरा में एक थाना, एक पुलिस स्टेशन, वहां जाके आग लगा दी, और पता नहीं क्या क्या किया। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इतने शांति से चल रहा था, अब लोग बौखला गए थे। पीपल वांटेड देयर रिवेंज, जिसको शांत करने के लिए गांधी जी फास्टिंग पे चले गए थे, एंड द फास्टिंग वेंट फॉर सेवरल डेज, जहां उनको आकर के सबने बहुत मनाया, बहुत मनाया, और देश में शांति भी हुई फाइनली। तब जाके गांधी जी ने कुछ खाया आफ्टर द जलियांवाली बाग वाला इंसिडेंट। उसके बाद नीडिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, गांधी जी अब होप कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब कुछ हो, कुछ कर सके। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट निट किया। अब देखो ये क्या था, ये बेसिकली था कि इंडिया के दो मेजर रिलीजन कम्युनिटी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दोनों को साथ लाना। दैट वाज हिज पार्ट ऑफ द जॉब। स्टूडेंट्स अभी स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट चला रहा था। लॉयर्स काम नहीं कर रहे थे अपने ब्रिटिश क्लाइंट्स का। जनरल लोग बर्तन मांजना, धोना, काम करना जो ब्रिटिशर्स के यहाँ करते थे, सब बंद था। बेसिकली वहां पे स्ट्राइक चल रहा था कि हम ब्रिटिशर्स को सर्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अभी नॉन कोऑपरेशन एकदम जेनिथ पे चल रही थी। लोग मना कर रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे, ब्रिटिशर्स के स्कूल में नहीं जा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स चला रही थी, तो उनके स्कूल्स में भी नहीं जाना है, ना कॉलेजेस में जाना, ना उनसे कुछ खरीदना है। अपना काम खुद करना है, अपना सामान खुद बनाना है। जो टैक्स मांगेंगे देंगे ही नहीं, कुछ भी होगा मांगेंगे, मतलब जो भी वो लोग डिमांड करेंगे वी वोंट गिव। नॉन कोऑपरेशन, महात्मा गांधी जी ने लिखा क्या, रोट महात्मा गांधी अमेरिकन बायोग्राफर, सॉरी, जो महात्मा गांधी का बायोग्राफी लिखा था, उन्होंने क्या लिखा, लुइस फिशर became the name of an epoch in the life of India and of Gandhi ji. Basically what they tried to say is ये एक नया नाम था बगावत का, राइट। नॉन कोऑपरेशन नेगेटिव था, पीसफुल भी था, बट पॉजिटिव भी उतना ही था जितना वो इफेक्टिव हो सकता है। ये उस दो कम्युनिटीज को साथ लेके आया जिसको साथ लाने के लिए कितनों का खून बहाना पड़ा, दैट इज हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ब्रिटिश राज को उस दिन भी हिलाया था जब 1857 में लड़ाई हुई थी, और आज इन द ईयर 1922 भी लोगों को हिलाने का काबिलियत रखता है। लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा था, जिसकी वजह से चौरी चौरा में जाकर के सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स, ब्रिटिशर्स जो थे, आग लगा दिया, दंगा फसाद कर दिया, उड़ा दिया, जिसकी वजह से हेलो, ठीक, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्हाट हैपेंड, सिंपली गांधी जी ब्रोक अगेन, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से चीजों को ठीक किया था, बट उनकी गलती नहीं थी। अगर जलियांवाला बाग वाला मूवमेंट नहीं होता तो शायद चीजें सॉर्टेड होती, बट इट वाज वेरी वेरी बैड, है ना।
लोगों को समझ नहीं आ रहा था एंड कहीं ना कहीं गांधी जी couldn't help. We'll keep it till here. Okay, then we'll start. ये देखो चक्र, थोड़ा सा आप आगे पढ़ोगे. मजा आ रहा था? Oh wow, Prachi is not even here. Great, Prachi.